नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द ड्रीम पॉइंट के डिजिटल यूट्यूब चैनल पे। अपन चर्चा कर रहे थे पोषक तत्वों के बारे में। पोषक तत्व अपने लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, जिनमें से अपन ने पढ़ लिया था मुख्य पोषक तत्व, इसमें अपने 6 पोषक तत्व दिए, उनके बारे में अपन ने विस्तार से एक एक पोषक तत्व की कार्य, कमी से लक्षण और कमी से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ लिया था। इसके बाद सूक्ष्म पोषक तत्व कितने थे अपने पास? 8। इनके बारे में भी अपन ने विस्तार से पढ़ लिया। अब बात करते हैं अपन ने पढ़ लिया सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में। एक होते हैं अति सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में पढ़ लिया। एक होते हैं अति सूक्ष्म पोषक तत्व। अच्छा, ये अति सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं? मतलब सूक्ष्म से भी कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है, तो उनको अपन क्या बोलेंगे? अति सूक्ष्म पोषक तत्व। तो सबसे पहले इनके खोजकर्ता लिखते हैं अपन। खोजकर्ता कौन है? निकोलस ने 1963 में अति सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में बताया। ये निकोलस, अपन ने स्टार्टिंग की क्लास में चर्चा की थी कि ये निकोलस कौन है, जिसने पोषक तत्व का जो कसौटी सिद्धांत दिया गया था उसमें संशोधन किया था। वही वैज्ञानिक है ये निकोलस। और ये संशोधन कब किया था इन्होंने? 1965 में। बाई मिस्टेक मैंने पहली क्लास में जो आपको बताया था 1964 बता दिया था, वहां पे ध्यान रखना, करेक्शन करना। इसमें 1964 नहीं है, वो 1965 है। जो आपने संशोधन दिया गया था कसौटी सिद्धांत में, जो दूसरा मत था उसमें जो करेक्शन किया गया था वो कब हुआ था? 1964 कट करके लिखना, 1965 में हुआ था। और किया किसने था? निकोलस ने। ठीक है। और इसी निकोलस ने अति सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में 1963 में बताया। ठीक है, तो ये हो गया अपनी खोजकर्ता निकोलस 1963। ओके, अब बात करते हैं अति सूक्ष्म पोषक तत्व होते कौन से? अति सूक्ष्म पोषक तत्व वे तत्व है जिनकी पौधों को 1 ppb अच्छा, अपन ने सुना आज तक ppm कि भाई सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से हो रहे हैं जिनकी मात्रा 1 ppm से कम मात्रा में पौधों को आवश्यकता होती है, वो कौन से होंगे? सूक्ष्म पोषक तत्व है। लेकिन अपने यहाँ पे बात चल रही है 1 ppb। ppb मतलब पार्ट पर बिलियन। 1 ppb से कम मात्रा में आवश्यकता होगी। ध्यान रखना, 1 ppm से भी कम मात्रा में आवश्यकता होगी, तो कितनी होगी? 1 ppb से कम मात्रा में आवश्यकता, मतलब पार्ट पर बिलियन से भी कम मात्रा में आवश्यकता होगी अति सूक्ष्म पोषक तत्वों की। ठीक है, अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल कौन कौन से अति सूक्ष्म पोषक तत्वों के? एक तो मोलिब्डेनम, एक कोबाल्ट। ठीक है, मोलिब्डेनम और कोबाल्ट 2 ऐसे पोषक तत्व है जिनकी पौधों को 1 ppb से कम मात्रा में आवश्यकता होगी। आप बोलते हो कि मैम मोलिब्डेनम अपन ने पढ़ा था जब सूक्ष्म पोषक तत्व पढ़ रहे थे, तब सूक्ष्म पोषक तत्व पढ़ रहे थे, तब अपन ने मोलिब्डेनम के बारे में बात की थी कि ये मोलिब्डेनम जो सूक्ष्म पोषक तत्व है वो अति सूक्ष्म पोषक तत्व कैसे हो सकता है? तो जो निकोलस है उसने क्या किया था? मोलिब्डेनम को सूक्ष्म पोषक तत्व की जगह अति सूक्ष्म पोषक तत्व में शामिल किया। ध्यान रखना, जो निकोलस आपके वैज्ञानिक है उसने क्या किया था? मोलिब्डेनम को सूक्ष्म पोषक तत्व, अपन आज तक पढ़ते आए कि सूक्ष्म पोषक तत्वों में कौन आ रहा है? मोलिब्डेनम आ रहा है, लेकिन अति सूक्ष्म पोषक तत्व है किसने बताया? ये निकोलस ने। ठीक है,
तो मोलिब्डेनम एक आपके कोबाल्ट है। ये दो ऐसे पोषक तत्व है जिनकी पौधों को 1 ppb से कम मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, इसी के साथ अपने अति सूक्ष्म पोषक तत्व यही कंप्लीट होते हैं। दो पोषक तत्व जिनमें अपने मोलिब्डेनम के बारे में पहले बात कर ली थी। मोलिब्डेनम के बारे में अपन ने पहले पढ़ा था कि मोलिब्डेनम ऐसा पोषक तत्व है जो क्या कर रहा था, अपने नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम कर रहा था। एक तो दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम कर रहा था। और क्या काम था मोलिब्डेनम का? नाइट्रेट रिडक्टेज में सहायक है। कल ही चर्चा की अभी तो अपन ने, नाइट्रेट रिडक्टेज में सहायक तत्व वो भी मोलिब्डेनम है, ध्यान रखना। तो जो निकोलस वैज्ञानिक है उसने मोलिब्डेनम को अति सूक्ष्म पोषक तत्वों में शामिल किया है। ठीक है, इसी के साथ अपने अति सूक्ष्म पोषक तत्व कंप्लीट होते हैं। खोजकर्ता ध्यान रखना, निकोलस ने कब दिया था? 1963 में निकोलस ने किसके बारे में बताया? अति सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में बताया। और जो संशोधन किया था कसौटी सिद्धांत में, जो संशोधन हुआ था वो 1964, बाई मिस्टेक मैंने उस टाइम लिखाया था आपको, लेकिन उसको करेक्शन करना 1963 में आपके जो निकोलस है उसने दूसरा मत, कसौटी सिद्धांत का जो दूसरा मत है उसमें संशोधन किया था, ध्यान रखना। 1965, 64 की जगह 65 करना रे। अब बात करते हैं साथियों कि अति सूक्ष्म पोषक तत्व है, इसकी मात्रा कितनी होगी? 1 ppb से कम मात्रा में आवश्यकता। और कौन से पोषक तत्वों को अति सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है? तो मोलिब्डेनम और कोबाल्ट, दो पोषक तत्व है, ध्यान रखना इनके बारे में। सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि मोलिब्डेनम निम्न में से अति सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो मोलिब्डेनम का ध्यान रखना और साथ में कोबाल्ट भी है। अब अपन ने स्टार्टिंग में चर्चा की थी कि क्रियात्मक पोषक तत्व कौन से होते हैं? क्रियात्मक पोषक तत्व, अब उनके बारे में भी थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं कि क्रियात्मक पोषक तत्वों का क्या कार्य होता है। क्रियात्मक पोषक तत्व, क्रियात्मक पोषक तत्वों की खोज किसने की थी? तो वो भी निकोलस ने की थी, ध्यान रखना। इसके बारे में अपन ने पहले बात कर ली थी कि खोज किसने की थी। क्रियात्मक पोषक तत्वों की बात करें तो इसकी खोज निकोलस ने की थी। वो कब की थी? 1961 में, ध्यान रखना। 1961 में निकोलस ने किसके बारे में खोजा था? क्रियात्मक पोषक तत्वों के बारे में खोज की थी। और इसी निकोलस ने 1963 में किसके बारे में बताया? अति सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में। इसी निकोलस ने 1965 में किसके बारे में बताया? जो आपके कसौटी सिद्धांत का दूसरा मत है, कसौटी सिद्धांत का जो आपके दूसरा मत है उसमें संशोधन किया था, ध्यान रखना। दूसरा मत है उसको हटाया था। तो आप सीधा सीधा ये बोल सकते हो कि कसौटी सिद्धांत में संशोधन किया था कब? 1965 में। और 1963 में अति सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में बताया। और वही 1961 में निकोलस ने क्रियात्मक पोषक तत्वों के बारे में बताया। ठीक है, तो इस निकोलस का भी ध्यान रखना। और इनमें जो सन दे रखी है आपको कि कौन से सन में किसकी खोज हुई थी, तो उसका भी ध्यान रखना। 1961 में क्रियात्मक पोषक तत्वों के बारे में बताया। और क्रियात्मक पोषक तत्व होते कौन कौन से? उसमें एक ट्रिक बताई थी, कोसी नाव। 4 आपके केवल क्रियात्मक पोषक तत्वों की बात करें तो केवल क्रियात्मक पोषक तत्व आपके पास 4 है। और कौन से? कोसी नाव। कोसी मतलब को यानी कोबाल्ट, सिलिकॉन, सोडियम और वेनेडियम, सोडियम और वेनेडियम। ठीक है,
तो क्रियात्मक पोषक तत्वों की खोज किसने की थी? निकोलस ने 1961 में। और कोसी नाम 4 क्रियात्मक पोषक तत्व है, कोबाल्ट, सिलिकॉन, सोडियम और वेनेडियम। इनके बारे में अपन पहले लिख चुके हैं। अब बात करते हैं एक एक पोषक तत्व के कार्यों की। तो क्रियात्मक पोषक तत्व हो गए अपने 4। कोसी नाम निकोलस ने 1961 में खोज की थी, ठीक है। अब बात करते हैं अपन क्रियात्मक पोषक तत्व में पहला तत्व आपके कोबाल्ट। कोबाल्ट ध्यान रखना, कोबाल्ट यही होगा, कोबाल्ट। जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें एक बात देखने को मिलेगी आपको कि जो भी परमाणु होते हैं उनमें अगर कोई दूसरा अक्षर आ रहा है तो वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। तो ये क्या है, परमाणु है अपने, तो इसमें क्या लिखा जाएगा, जो दूसरा लेटर है वो स्मॉल में। अगर आप किसी को यू लिखते हो तो ये कोबाल्ट नहीं होगा, ध्यान रखना, यही कोबाल्ट है। ये क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, ना कि कोबाल्ट, ठीक है। तो कोबाल्ट की बात कर रहे थे अपन। कोबाल्ट का प्राप्य रूप क्या है? प्राप्य रूप मतलब मृदा में जो जड़ें हैं उनको किस आयन के रूप में प्राप्त हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, CO+2 +2 मतलब धनायन। और यहाँ पे O आया, मतलब ये नहीं बोलना कि O आ गया, O जुड़ रहा है, तो ये संयुक्त हो जाएगा, असंयुक्त है। ये तो इसी का O है, कोबाल्ट का ही, ये असंयुक्त तत्व हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में प्राप्य रूप की बात कर लेते हैं और जुड़ने के आधार पर बस इतना काफी आपके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कोबाल्ट के कार्यों की। तो कोबाल्ट के कार्य क्या क्या है? कोबाल्ट एक तो विटामिन B12 है, विटामिन B12 के निर्माण में सहायक, विटामिन B12 के निर्माण में सहायक तत्व कौन सा है? कोबाल्ट आपके। इसके साथ ही साथ नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक, ये आपके कोबाल्ट के 2 कार्य हो जाएंगे, विटामिन B12 के निर्माण में सहायक। अच्छा, क्रियात्मक पोषक तत्व की बात की थी अपन स्टार्टिंग में। तो क्रियात्मक पोषक तत्व होते कौन से हैं? मतलब जो पौधे की उपापचय क्रियाओं में डायरेक्ट तो भाग नहीं लेते, पर इनडायरेक्टली ये पौधे की उपापचय क्रियाओं में भाग लेंगे, ध्यान रखना। तो प्राप्य रूप क्या है? कोबाल्ट, CO+2। और विटामिन B12 के निर्माण में सहायक तत्व की बात करें तो कोबाल्ट हो जाएगा, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक तत्व भी कोबाल्ट। अब बात करते हैं विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। अपने विटामिन B12 आ गया तो एक बार रासायनिक नाम भी लिख लेते हैं इसका। रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? साइनोकोबालिन, साइनोकोबालिन। अब देखो रासायनिक नाम में यहाँ पे आया है ना, देखो कोबालिन, साइनोकोबालिन, मतलब विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? साइनोकोबालिन। तो इसके निर्माण में सहायक तत्व कौन सा होगा? आपके कोबाल्ट। एक पोषक तत्व हो गया अपने क्रियात्मक में। आगे बात करते हैं अपन सिलिकॉन की। सिलिकॉन इसका प्राप्य रूप क्या होगा? SiOS4-। ध्यान रखना, ऋणायन के रूप में प्राप्त होने वाला तत्व है। SiOS का होल4- किस रूप में ये पौधों को प्राप्त होगा? तो OH जुड़ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा? ये संयुक्त पोषक तत्व है। वैसे इनमें से आपके चांस कम रहते हैं
जैसे आपके जेट और सीयूईटी का पेपर होगा उनमें कम चांस रहते हैं क्रियात्मक पोषक तत्वों के बारे में, लेकिन जब आपके सुपरवाइजर का पेपर होता है उसमें चांसेस रहते हैं क्रियात्मक पोषक तत्व के अपने जो कार्य है उनके बारे में जानने की ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो प्राप्य रूप की बात करें किसके, सिलिकॉन की, SiOH का होल 4 माइनस ऋणायन के रूप में प्राप्त है और संयुक्त पोषक तत्व है। ठीक है, बात करते हैं इनके कार्यों की। सुपरवाइजर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और जेट में आप बस इतना ध्यान रखो कि क्रियात्मक पोषक तत्व होते कौन कौन से हैं, तो कोबाल्ट, सिलिकॉन, सोडियम और वेनेडियम। ठीक है, तो सिलिकॉन के कार्यों की बात करें तो कार्य में क्या हो जाएगा, गन्ना, धान, मक्का, गन्ना, धान, मक्का में आवश्यक तत्व है, ध्यान रखना। गन्ना, धान और मक्का में आवश्यक तत्व कौन सा है, सिलिकॉन। पहला काम इसका यही हो जाएगा। अगला बात करें, जैविक व अजैविक तनाव को दूर करता है। जैविक व अजैविक तनाव को दूर करता है। जैविक और अजैविक तनाव को दूर करता है। अच्छा, यहाँ पे जैविक और अजैविक तनाव को दूर करने का मतलब क्या है कि सूखे के समय सिलिकॉन आपके क्या काम करेगा, जब आप एंटी ट्रांसपेरेंट पदार्थों का उपयोग करते हो। एंटी ट्रांसपेरेंट बोले तो वाष्पोत्सर्जन प्रतिरोधी पदार्थ, वाष्पोत्सर्जन प्रतिरोधी पदार्थ। ठीक है, तो एंटी ट्रांसपेरेंट इसमें काम आने वाले पदार्थों की जब अपन बात करते हैं तो इसमें 4 भागों में अपन पदार्थों को डिवाइड करते हैं। एक कौन सा होगा, रंध्र बंद करने वाले, दूसरा होगा परत बनाने वाले, तीसरा होगा परावर्तित करने वाले, मतलब प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देंगे, और चौथा आपके कौन सा होगा, वर्दी को रोकने वाले। ठीक है, तो उसमें जो अपन दूसरा वर्गीकरण करते हैं कि परत बनाने वाले पदार्थों में, तो परत बनाने वाले पदार्थों में अपन बात करते हैं सिलिकॉन की, ध्यान रखना। सिलिकॉन हेक्साडेकेनोल और इसके अलावा मोबिली, मोम, इन सब का उपयोग अपन किसमें करते हैं कि पौधे की पत्तियों पर परत बनाने में सहायक तत्व कौन कौन से हैं, यही है। ठीक है, जिससे क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन को रोका जा सके और जैविक और अजैविक तनाव को दूर कर सके। तो उसी में जो परत बनाने वाले पदार्थ है उसमें अपन सिलिकॉन की बात करेंगे, ध्यान रखना। आगे जब अपन शुष्क की खेती पढ़ेंगे तब उसमें इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जैविक और अजैविक तनाव को दूर करने में सहायक, इसका मतलब समझ गए कि मतलब ये क्या करेगा, रंध्रों पर या फिर पत्तियों पर परत बनाने का काम करेगा, जिससे क्या होगी, वाष्पोत्सर्जन में कमी आएगी और पौधे की सूखे के समय रक्षा होगी। ठीक है, बात कर रहे थे अपन दूसरा क्रियात्मक पोषक तत्व जो कौन सा है, सिलिकॉन, और प्राप्य रूप कौन सा है, SiOH का होल 4 माइनस, तो ऋणायन हो गया, और संयुक्त पोषक तत्व है। कार्य की अपन बात करें तो गन्ना, धान, मक्का में आवश्यक तत्व है, जैविक और अजैविक तनाव को दूर करता है। ठीक है, तीसरा अपन बात करते हैं कोसिनाल, सोडियम की प्राप्ति रूप की बात करें तो Na+ मतलब डनाइन के रूप में पौधों को प्राप्त होगा, और असंयुक्त सोडियम की यहाँ पे बात हो रही है, तो प्राप्य रूप कौन सा है, Na+ असंयुक्त। इसके बाद
इसके कार्य सोडियम अपन ने जब पढ़ा था सूचक पौधे जब अपन ने पढ़े थे तब सोडियम का सूचक पौधा लिखा था अपन ने चुकंदर। ध्यान रखना, सोडियम का सूचक पौधे की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। रेट वाले भी ध्यान रखना इस क्वेश्चन का, तो कि सोडियम का जो अपने क्या है, सोडियम का सूचक पौधा है वो कौन सा होगा, चुकंदर। चुकंदर सोडियम की कमी को सबसे पहले प्रदर्शित करेगा, ध्यान रखना। इसके कार्यों की बात करें तो सोडियम के कार्य क्या होंगे अपने पास, चुकंदर के लिए आवश्यक तत्व है, बस इतना ही ध्यान रखना है। इसमें सोडियम में आपको इतना ही ध्यान रखना है कि ये चुकंदर के लिए अति आवश्यक तत्व है, क्योंकि चुकंदर क्या करेगा, इसका सूचक पौधा है जो इसकी कमी को सबसे पहले प्रदर्शित करेगा। ठीक है, ये हो गया अपने सोडियम। Na+ इसका धनायन के रूप में जो प्राप्ति रूप है और असंयुक्त तत्व है। सूचक पौधे की बात करें तो चुकंदर है। चौथा अपन बात करें वेनेडियम। इसका प्राप्ति रूप क्या होगा, V+5। V+5 मतलब धनायन के रूप में हो गया और इसके साथ ही साथ असंयुक्त तत्व है। ठीक है, अब बात करते हैं वेनेडियम के कार्यों की। तो वेनेडियम का कार्य क्या है अपने पास, वेनेडियम क्या काम करेगा, जो ब्लू ग्रीन एल्गी आपके साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं जिसको, ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब साइनोबैक्टीरिया, जब अपन असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण या जैविक उर्वरकों का जब अपन अध्ययन करेंगे तब BZA पढ़ेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक तत्व है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक तत्व है, ध्यान रखना। कौन है, वेनेडियम। और केवल दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात करें तो वो कौन सा होगा, आपके कोबाल्ट। ठीक है, केवल दलहनी फसलों की बात करें तो दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम कर रहा था कोबाल्ट, और वेनेडियम का क्या काम है, BZA ब्लू ग्रीन एल्गी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम है। ठीक है, इसी के साथ अपने कंप्लीट होते हैं क्रियात्मक पोषक तत्व है। अच्छा, अपने एक क्वेश्चन आ जाए देखो कि क्रियात्मक पोषक तत्वों की संख्या होती है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ। क्रियात्मक पोषक तत्वों की संख्या पूछे तो 4 हो जाएगी, और उपापचयी में क्रियात्मक पोषक तत्व है। उपापचयी और क्रियात्मक पोषक तत्व दोनों के बारे में पूछे तब आपको 17 तो वो पोषक तत्व जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, कौन से, CHO, NPK, Ca मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और इसी के साथ जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो सारे मिला के 17 तो वो तत्व हो जाएंगे आपके। और इसके अलावा 4 क्रियात्मक पोषक तत्व, केवल क्रियात्मक पूछे तो 4 बताना, और उपापचयी और क्रियात्मक पोषक तत्व पूछे तो संख्या कितनी हो जाएगी इनकी, 21। ठीक है, इसी के साथ अति सूक्ष्म पोषक तत्व और क्रियात्मक तत्व आपके कंप्लीट होते हैं। अब अपन एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसमें देखो कि पोषक तत्व की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब पोषक तत्व आपके मृदा से चलकर जड़ों के संपर्क में आता है, तब तक कई फैक्टर उसमें कार्य करेंगे, तो उसको पोषक तत्व की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें अपन,
तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा, कई कारक प्रभावित करते हैं इनको, तो इसमें सबसे पहला कारक हो जाएगा आपके पीएच। तो ये बात बताओ कि पीएच कम या अधिक होगा तो पोषक तत्वों की उपलब्धता प्रभावित होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी, क्योंकि अपन बात करते हैं कि कौन सा पोषक तत्व किस पीएच पर उपलब्ध होता है, तो पीएच सीधा सीधा इफेक्ट करता है पोषक तत्वों की उपलब्धता को। तो अपन कुछ पोषक तत्व हैं जिनके बारे में, उनकी पीएच के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। पोषक तत्व और पीएच। पोषक तत्व कौन से? पहले बात करते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अपने लगभग उदासीन जो पीएच होगा आपके 6.5 से 7.5, इस पीएच पर नाइट्रोजन की उपलब्धता सबसे ज्यादा होगी, ध्यान रखना। बात करते हैं फोस्फोरस की। फोस्फोरस 6 से 6.5 पीएच। अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि फोस्फोरस की उपलब्धता अम्लीय मृदाओं में सर्वाधिक होगी, तो इसकी पीएच, उपयुक्त पीएच कितनी हो जाएगी? 6 से 6.5, ठीक है। पोटास की बात करें अपन, तो पोटास की कितनी हो जाएगी? 7.5 पीएच, सॉरी, ये हो जाएगी आपके 6.5 से 7 पीएच पर। पोटास की उपलब्धता 6.5 से 7 पीएच पर हो जाएगी। इसमें आपको देखो इनके बारे में इतना एग्जैक्टली पता होने की जरूरत नहीं है, बस फोस्फोरस का पता रखना। फोस्फोरस 6 से 6.5 पीएच, मतलब अम्लीय मृदाओं में फोस्फोरस की उपलब्धता सबसे ज्यादा होगी। तो फोस्फोरस का ध्यान रखना। इसके अलावा जितने भी पोषक तत्व है, जैसे नाइट्रोजन हुआ, पोटेशियम हुआ, ये क्या होंगे? उदासीन जो पीएच होगी, उदासीन पीएच मतलब लगभग 7 के आसपास जो पीएच होगी उस पर उपलब्धता सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। अब बात करते हैं अपन सभी सूक्ष्म पोषक तत्वों की। सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए उपयुक्त पीएच कौन सी होगी? अम्लीय। अम्लीय मतलब 7 से कम पीएच। सभी सूक्ष्म पोषक तत्व अम्लीय पीएच पर, सभी सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता सबसे ज्यादा होगी अम्लीय पीएच पर, मतलब 7 से कम पीएच पर। लेकिन इनमें भी अपवाद है। अपवाद कौन कौन से? मोलिब्डेनम और बोरोन। मोलिब्डेनम और बोरोन सूक्ष्म पोषक तत्व में पढ़ा ना, मोलिब्डेनम और बोरोन के बारे में। तो जो मोलिब्डेनम और बोरोन है, ये अम्लीय पीएच पर इनकी उपलब्धता होने के बजाय मोलिब्डेनम और बोरोन पीएच बढ़ने के साथ साथ इनकी उपलब्धता भी बढ़ती जाएगी। अपवाद क्यों है? क्योंकि ये अम्लीय पीएच पर मोलिब्डेनम और बोरोन की उपलब्धता नहीं होगी, ध्यान रखना। तो होगा क्या? जैसे जैसे पीएच बढ़ेगी वैसे वैसे मोलिब्डेनम और बोरोन की मात्रा भी बढ़ेगी, ध्यान रखना। जैसे जैसे पीएच बढ़ेगी मोलिब्डेनम और बोरोन की मात्रा भी बढ़ेगी। और सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करें तो अम्लीय पीएच पर सर्वाधिक उपलब्धता होगी, ठीक है। पोषक तत्वों के बारे में पीएच इफेक्ट कर रहा है कि नहीं, देखो जैसे मतलब अगर मृदा में 6 से 6.5 पीएच है तो फोस्फोरस आराम से उपलब्ध हो जाएगा। इससे कम या अधिक होगी तो फोस्फोरस की उपलब्धता प्रभावित होगी कि नहीं होगी। इसी प्रकार पीएच अपने सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट काम करता है किसमें? उपलब्धता को प्रभावित करने में। अपन फिर से एक बार बात करते हैं पोषक तत्व उनकी पीएच। नाइट्रोजन के लिए पीएच 6.5 से 7.5, फोस्फोरस के लिए 6 से 6.5, पोटास के लिए 6.5 से 7, बोले तो उदासीन। और सूक्ष्म पोषक तत्व अम्लीय पीएच पर सर्वाधिक उपलब्धता, इसमें अपने कौन कौन से हो जाएंगे? मोलिब्डेनम और बोरोन तत्व इसके अपवाद हो जाएंगे, क्योंकि ये पीएच बढ़ने के साथ साथ इनकी उपलब्धता भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये बात हो गई पहला जो अपने कारक है पीएच, उसके बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा, तो पोषक तत्व की उपलब्धता को पीएच के साथ साथ आपके धनायन विनिमय क्षमता, मृदा की धनायन विनिमय क्षमता, मृदा की धनायन विनिमय क्षमता बोले तो CEC,
मृदा की धनायन विनिमय क्षमता जितनी अधिक होगी, पौधों को पोषक तत्वों की उपलब्धता उतनी अधिक होगी। CEC मतलब धनायन विनिमय क्षमता जितनी अधिक होगी, पोषक तत्वों की उपलब्धता उतनी ही अधिक होगी। पोषक तत्वों की उपलब्धता उतनी ही अधिक होगी, ध्यान रखना। CEC धनायन विनिमय क्षमता जितनी अधिक होगी, पोषक तत्वों की उपलब्धता उतनी ही ज्यादा होगी। धनायन विनिमय क्षमता बोले तो अपन पहले आगे पढ़ेंगे अभी कि जो केओलिनाइट ऐसे खनिजों का समूह होता है, केओलिनाइट, वर्मिकुलाइट, इसके साथ ही साथ मोंटमोरिलोनाइट, इनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे अपन। तो मोंटमोरिलोनाइट और वर्मिकुलाइट, मोंटमोरिलोनाइट और वर्मिकुलाइट जो होंगे अपने मृदा में, तो मृदा में क्या होगा, पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती जाएगी, क्योंकि वर्मिकुलाइट और मोंटमोरिलोनाइट की सबसे अधिक धनायन विनिमय क्षमता होती है, ध्यान रखना। तो धनायन विनिमय क्षमता समानुपाती होती है पोषक तत्वों की उपलब्धता के, मतलब धनायन विनिमय क्षमता जितनी अधिक होगी, पोषक तत्वों की उपलब्धता उतनी ही ज्यादा होगी। दूसरा कारक अपने हो गया। बात करते हैं आगे अपन ऋणायन विनिमय क्षमता। ऋणायन विनिमय क्षमता, ऋणायन विनिमय क्षमता मतलब बोले तो AEC। तो ध्यान रखना, धनायन विनिमय क्षमता समानुपाती होती है पौधे में पोषक तत्वों की उपलब्धता के समानुपाती होती है, मतलब धनायन विनिमय क्षमता जितनी अधिक होगी, उतना ही पोषक तत्व की उपलब्धता ज्यादा होती जाएगी। अब ऋणायन विनिमय क्षमता की बात करें तो AEC जितनी अधिक होगी, पोषक तत्वों की उपलब्धता उतनी ही घटती जाएगी, उपलब्धता घटती जाएगी, ध्यान रखना। प्रभावित कर रहा है कि नहीं, धनायन विनिमय क्षमता और ऋणायन विनिमय क्षमता सीधा पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित कर रहा है। तो ध्यान रखना, AEC जितनी अधिक होगी, उपलब्धता उतनी डाउन होती जाएगी। ठीक है, ये ऋणायन विनिमय क्षमता हो गई आपके। आगे बात करते हैं अपन मृदा जल, तीसरा जो चौथा कारक अपने मृदा जल। मृदा जल तो अपने क्षेत्र क्षमता, एक नाम सुना होगा अपने क्षेत्र क्षमता। क्षेत्र क्षमता, जहां पौधे में क्षेत्र क्षमता बोले तो एक मृदा में ऐसा क्षेत्र होता है जहां जल की उपलब्धता 100% होगी, ध्यान रखना। तो क्षेत्र क्षमता पर क्या होगा, क्षेत्र क्षमता पर उपलब्धता सर्वाधिक होगी, उपलब्धता सर्वाधिक होगी। काय की उपलब्धता, पोषक तत्वों की उपलब्धता। तो क्षेत्र क्षमता होती क्या है, जिस क्षेत्र में जल की 100% उपलब्धता हो वह क्षेत्र क्या कहलाएगा, क्षेत्र क्षमता। उस क्षेत्र या फिर उस स्थान की क्षेत्र क्षमता कहलाएगी। इसके बारे में भी सिंचाई में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इतना ही ध्यान रखो कि क्षेत्र क्षमता पर पौधे की उपलब्धता, पोषक तत्व की उपलब्धता सर्वाधिक होगी, ध्यान रखना। तो क्षेत्र क्षमता पर मृदा जल की बात कर रहे हैं। आगे बात करें मृदा वायु। मृदा वायु तो वायु संचार बढ़ेगा, ध्यान रखना, वायु संचार बढ़ेगा। अपन को अच्छे से पता है वायु संचार बढ़ेगा तो मृदा की भौतिक संरचना में सुधार होगा। तो भौतिक संरचना सुधरेगी तो पोषक तत्वों की उपलब्धता भी बढ़ेगी, ध्यान रखना। वायु संचार बढ़ेगा तो उपलब्धता भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, मृदा वायु की बात हो गई। छठा कारक हो जाएगा अपने फसल चक्र। फसल चक्र व फसल प्रणाली। फसल चक्र और फसल प्रणाली। फसल चक्र की बात करें तो फसल चक्र क्या होता है,
कि अपन क्या करें, किसी भी स्थान पर फसलों को अदल बदल कर बोना, मतलब एक स्थान पर एक ही फसल की बुवाई, हर साल एक ही फसल की बुवाई ना करके उसमें दलहनी और इसके अलावा खाद्यान्न फसलों का एक चक्र तैयार करते हैं, जिससे मृदा की जो भौतिक जो क्षमता है वो बनी रहेगी। इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, फसल चक्र बोल रहे हैं। तो फसल चक्र और फसल प्रणाली ये कैसे प्रभावित करेगी पोषक तत्वों को, कि अपन क्या करेंगे, फसल चक्र में अगर दलहनी फसलें लेंगे, फसल चक्र में दलहनी फसलें लेंगे, दलहनी फसलों की जड़ें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। तो यही स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन की उपलब्धता होती जाएगी मृदा को। इसके साथ ही साथ जितना दलहनी फसलों में काम में आएगा नाइट्रोजन उतना बच जाएगा। इसके साथ ही साथ अगली फसल के लिए भी नाइट्रोजन मृदा में बचा रहेगा। अगर अपन क्या करेंगे, दलहनी फसलों को फसल चक्र में शामिल करते हैं तो फसल चक्र में दलहनी फसलें लेने से दलहनी फसलों से नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। दलहनी फसल चक्र में दलहनी फसलों को शामिल करने से नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि दलहनी फसलों की जड़ें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। तो ये हो गए आपके इंपोर्टेंट कारक। इसमें पहले अपन ने पढ़ा था पीएच, दूसरा धनायन विनिमय क्षमता और तीसरा ऋणायन विनिमय क्षमता, मृदा जल, मृदा वायु, फसल चक्र और फसल प्रणाली। ये सब मृदा में पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करते हैं, ध्यान रखना। इसी के साथ ये टॉपिक अपने कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं अपन अन्य तथ्यों की। कुछ अन्य इंपोर्टेंट बातें रह गई थी अपने, उनके बारे में बात करें तो एक ध्यान रखना, अन्य में अपन बात करें, एक तो देखो इसमें आलू में ब्लैक टिप विकार पढ़ते हैं अपन। ब्लैक टिप, आलू में ब्लैक टिप विकार पढ़ते हैं तो वो किसकी कमी से होता है, नाइट्रोजन की कमी से, सॉरी O2 की कमी से। भंडारण के समय अगर भंडार गृह में O2 की कमी आती है तो आलू में ब्लैक टिप रोग हो जाएगा, ध्यान रखना। ब्लैक टिप मतलब आलू में काले काले ये धब्बे से हो जाएंगे, ठीक है। अब एक रोग होता है धान में टिप बर्न रोग। टिप बर्न रोग मतलब O2 की, ये भी O2 की कमी से हो रहा है, ध्यान रखना। धान में टिप बर्न रोग कई बार देखते हैं अपन, चावल खरीदते हैं तो चावल में जो ये लास्ट वाला सिरा होता है इनका, इसमें क्या होगा, टिप बर्न, ये जला हुआ सा नजर आएगा। टिप बर्न मतलब लास्ट जो भाग है इसका वो जला हुआ सा नजर आएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, किसके कारण हो रहा है ये विकार, O2 की कमी के कारण, ठीक है। तो धान में टिप बर्न रोग और आलू में ब्लैक टिप रोग दोनों ही O2 की कमी से हो रहा है। भंडारण के समय ध्यान रखना। अब आगे अपन बात करते हैं, देखो एक आपने सुना होगा सोइल हेल्थ कार्ड। सोइल हेल्थ कार्ड सुनते हो इसके बारे में, सोइल हेल्थ कार्ड ये क्या होता है। तो सोइल हेल्थ कार्ड की बात करें, ये मतलब किसी भी क्षेत्र की मृदा को, किसी भी क्षेत्र की मृदा के स्वास्थ्य को प्रदर्शित करता है कौन, सोइल हेल्थ कार्ड। कोई भी एरिया जैसे मान लो ये कोई भी एरिया है, इसमें अगर अपन सोइल हेल्थ कार्ड बना हुआ है तो सोइल हेल्थ कार्ड में होता क्या है वो अपन इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसकी शुरुआत की बात करें अपन,
सॉइल हेल्थ कार्ड कब से शुरुआत हुई थी इसकी? तो कब से हुआ था? 19 फरवरी 2015 में। 19 फरवरी 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड की शुरुआत हुई थी, ध्यान रखना। और शुरुआत कहां से हुई थी? अपने राजस्थान से, सूरतगढ़। और ये सूरतगढ़ कहाँ है? गंगानगर में। गंगानगर की एक तहसील है सूरतगढ़, वहां से गंगानगर राजस्थान से अपने सॉइल हेल्थ कार्ड की शुरुआत मानी जाती है सबसे पहले। तो सॉइल हेल्थ कार्ड कब शुरू हुआ था? 19 फरवरी 2015 को। अब लोग ये बोलते हैं, कईयों के दिमाग में यूं चलता है कि सॉइल हेल्थ कार्ड, तो इसकी खोज किसने की थी? तो ये खोज नहीं होता, ध्यान रखना। ये कोई योजना है जो 19 फरवरी 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सबसे पहले अपने गंगानगर सूरतगढ़ में चालू की गई है, ध्यान रखना। अब अपन बात करें कि सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए अपन क्या क्या इसके कारक होते हैं, अपन सॉइल हेल्थ कार्ड को किस बेसिक पे बनाते हैं, तो इसमें ध्यान रखना। अगर सॉइल हेल्थ कार्ड अपन ले रहे हैं तो उसमें अपन क्या करेंगे? मृदा का परीक्षण करेंगे। तो मृदा की जांच करेंगे। तो मृदा जांच के लिए अपन को मृदा नमूने की आवश्यकता होगी। तो मृदा नमूना होता क्या है? सॉइल सैंपल। मतलब ये कोई भी एरिया आपने, यहाँ अपन को सॉइल हेल्थ कार्ड बनाना है, तो यहाँ इस एरिया से अपन मृदा नमूना लेंगे। तो उसमें क्या क्या चीजें अपने ध्यान रखने लायक है, तो उसका ध्यान देना। एक तो मृदा नमूना अगर अपन ले रहे हैं तो यूं नहीं कि अपन मृदा नमूने की मात्रा कितनी होती है? 0.5 kg, बोले तो 500 ग्राम, मतलब आधा किलो अपने पास क्या होनी चाहिए? मृदा का नमूना आधा किलो होना चाहिए। मृदा परीक्षण के लिए मृदा का नमूना आधा किलो होना चाहिए। तो ये नहीं कि अपन को आधा किलो मृदा चाहिए तो अपन यहाँ से केवल यहाँ से गड्ढा खोदा, यहाँ से मृदा ले ली, बात ठीक है, अपना मृदा नमूना हो गया, कभी नहीं। ध्यान रखना, अगर मृदा नमूना लेना है अपन को तो जगह जगह से अपन को क्या करना पड़ेगा? गड्ढे खोद के और वो लेनी मृदा लेनी पड़ेगी, ठीक है। जगह जगह से गड्ढे खोद के, और अपने पास कुल मिला के कितना होना चाहिए? आधा किलो मृदा होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना, ये वी शेप क्यों बनाया मैंने? क्योंकि मृदा नमूना लेते टाइम जो गड्ढे का आकार होता है, गड्ढे का आकार वो किस शेप में होना चाहिए? वी आकार में। मतलब यहाँ से पर सॉइल सैंपल ले रहे हैं तो वी आकार के गड्ढे खोदेंगे, और वी आकार के गड्ढे खोद के जगह जगह से अपन मृदा, थोड़ी थोड़ी मृदा लेंगे, और कुल मिला के अपने पास 500 ग्राम मृदा होनी चाहिए इतने एरिया में। तो गड्ढों का आकार क्या होना चाहिए? वी आकार, ठीक है। ये मृदा नमूना लेते समय अपन को ये दो बातें ध्यान रखने लायक है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं कि मृदा नमूना तो ले रहे हैं, पर सॉइल हेल्थ कार्ड में अपन कौन कौन से ऐसे कारक है, कौन कौन से पोषक तत्व है जिनको अपन क्या कर रहे हैं? सॉइल हेल्थ कार्ड में शामिल कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी इतना देखो आप, सॉइल हेल्थ कार्ड शुरुआत कब हुई थी? 19 फरवरी 2015 सूरतगढ़ गंगानगर राजस्थान में। और मृदा नमूना लेते टाइम क्या ध्यान रखना चाहिए कि मात्रा 0.5 kg, बोले तो 500 ग्राम, और गड्ढे का आकार वी आकार में। अब बात करें सॉइल हेल्थ कार्ड में। सॉइल हेल्थ कार्ड में जब अपन मृदा के हेल्थ का परीक्षण कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से कारकों को अपन शामिल करेंगे? मतलब कौन कौन से पोषक तत्वों को अपन शामिल करेंगे? तो वो कौन कौन से? इसमें 12 पैरामीटर होते हैं। जेड वाले बस इतना ध्यान रखो कि 12 पैरामीटर होते हैं किसमें? सॉइल हेल्थ कार्ड में। अब वो होते कौन कौन से? ये आपके सुपरवाइजर के लिए, ठीक है। तो अपन पोषक तत्व जब पढ़ रहे थे उसमें एक चीज देखी थी अपन ने, पोषक तत्वों का वर्गीकरण। तो प्राथमिक, द्वितीयक
एक अपन ने पढ़े थे सूक्ष्म। तो 12 पैरामीटर अपन शामिल कर रहे हैं सोइल हेल्थ कार्ड में। तो उसमें भी कौन कौन से पोषक तत्व हैं और कौन कौन से अपन अदर कारकों को शामिल करते हैं, तो उनका ध्यान रखना। देखो सोइल हेल्थ कार्ड में 12 पैरामीटर है। तो प्राथमिक पोषक तत्व में सोइल हेल्थ कार्ड में किन किन का ध्यान रखना पड़ता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। मतलब तीनों प्राथमिक पोषक तत्वों को शामिल करते हैं किसमें? सोइल हेल्थ कार्ड में। और द्वितीयक में सल्फर। सूक्ष्म पोषक तत्व में कॉपर, बोरोन, जिंक, फेरस और मैंगनीज। ठीक है। सूक्ष्म पोषक तत्व में अपने 5 पोषक तत्वों को शामिल करते हैं, कॉपर, बोरोन, जिंक, फेरस और मैंगनीज। ठीक है। और द्वितीय पोषक तत्व में केवल सल्फर को शामिल करते हैं। प्राथमिक में तीनों शामिल है, ध्यान रखना। यहाँ पे बात चल रही है सोइल हेल्थ कार्ड की। 12 पैरामीटर ले रहे हैं। तो 12 पैरामीटर लेने का मतलब क्या है कि कौन कौन सी पोषक तत्वों को ध्यान में रखते हुए अपन सोइल हेल्थ कार्ड बनाएंगे। तो कौन कौन से तत्व है? 1 2 3 4 4 5 9 तो ये हो गए आपके। ठीक है। अब 3 कारक बच रहे हैं अपने, 3 और पैरामीटर बच रहे हैं। वो 3 कौन कौन से होंगे? ध्यान रखना। ऑर्गेनिक कार्बन, विद्युत चालकता, मतलब मृदा का ऑर्गेनिक कार्बन, विद्युत चालकता। इसके बाद बात करते हैं अपन पीएच। इतना अपने पास पता होना जरूरी है। इनमें सोइल हेल्थ कार्ड में ध्यान रखना, सोइल हेल्थ कार्ड में अपने पास ईसी, पीएच और ऑर्गेनिक कार्बन का ध्यान होना जरूरी है। कुल मिला के अपने पास 3 ये हो गए ना 12। तो 12 पैरामीटर यही है जिसमें प्राथमिक पोषक तत्व में तीनों को शामिल किया है, द्वितीयक में केवल सल्फर को शामिल किया है, सूक्ष्म पोषक तत्व में बोरोन, कॉपर, फेरस, मैंगनीज और जिंक को शामिल किया है। इसके अलावा 3 अपने भौतिक दशाएं उनको शामिल किया है। ठीक है। ऑर्गेनिक कार्बन, ईसीपीएच, इन्हीं को ध्यान में रख के अपने सोइल हेल्थ कार्ड प्रमाणित किया जाता है। अब अपन बात करें कि प्राथमिक, द्वितीयक, सूक्ष्म पोषक तत्व, इनका ध्यान रखना। आप कौन कौन से कारक है ये पूछ सकता है आपसे। तो 12 पैरामीटर हो गए आपके। अब इसमें और बात कर लेते हैं, थोड़ा और डीपली जाके देखो। एक होता है पोषक तत्व, कम, मध्यम, अधिक। मतलब यहाँ पे पोषक तत्व अपन लिख रहे हैं नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होगी जब मृदा में नाइट्रोजन की कमी पाई जाएगी? मध्यम स्तर, अधिक स्तर। तो ये अपन को बताना है कि नाइट्रोजन में अगर केजी प्रति हेक्टेयर चल रहा है, यहाँ पे ध्यान रखना, केजी प्रति हेक्टेयर। ठीक है। 280 से 280 केजी प्रति हेक्टेयर किसी भी क्षेत्र में मृदा में किसी भी क्षेत्र की मृदा में 280 केजी प्रति हेक्टेयर से कम मात्रा में नाइट्रोजन हो। ध्यान रखना, 1 हेक्टेयर में अगर 280 केजी से कम नाइट्रोजन हो तो उसका मतलब क्या होगा कि नाइट्रोजन की मृदा में क्या पाई जा रही है? कमी पाई जा रही है। 280 से 560 ये मध्यम स्तर हो जाएगा, और 560 से अधिक होगी तो ये क्या हो जाएगी? अधिक मात्रा हो जाएगी इसकी। ठीक है। अब बात करते हैं अपन फास्फोरस की। ये भी केजी प्रति हेक्टेयर में ही होगा, केजी प्रति हेक्टेयर। ठीक है। तो इसकी मात्रा कितनी होगी? फास्फोरस की 10 से कम, 10 केजी प्रति हेक्टेयर से कम मात्रा होगी अगर किसी मृदा में, तो वो फास्फोरस का कम स्तर होगा। और 10 से 28 होगी, 28 केजी, तो वो मध्यम स्तर होगा। और 28 से अधिक होगी तो वो अधिक स्तर होगा। ठीक है। पोटास
ये भी केजी प्रति हेक्टेयर में होगा। और यहाँ पे 110 से 110 केजी प्रति हेक्टेयर से कम मात्रा में है अगर किसी क्षेत्र में पोटास, तो वो मतलब वहां पे उस क्षेत्र में पोटास की कमी पाई जा रही है। ठीक है, 110 से 128 और 128 से अधिक। ठीक है, तो 128 से केजी प्रति हेक्टेयर से अधिक मात्रा में अगर किसी क्षेत्र में पोटास है तो उसका मतलब क्या होगा कि उस क्षेत्र में पोटास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का स्तर ध्यान होना ज्यादा जरूरी है आपको। इसी के साथ एक ऑर्गेनिक कार्बन ओसी अपन ने लिखा था, तो उसका मतलब है ऑर्गेनिक कार्बन। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कार्बन की अपन बात करें तो कम स्तर कब होगा, ये होगा आपके परसेंट में, तो 0.5%। ठीक है, अगर किसी क्षेत्र की मृदा में 0.5% ऑर्गेनिक कार्बन हो तो वहां पे किसकी कमी पाई जाएगी, ऑर्गेनिक कार्बन की कमी होगी। और 0.5 से 0.75 है तो मतलब मध्यम स्थिति है, और 0.75 से अधिक है तो मतलब कम अधिक स्तर है इसका। तो इसमें क्वेश्चन देखो, कुल मिला के अगर आपके 12 पैरामीटर दे रखे हैं, सोइल हेल्थ कार्ड में 12 पैरामीटर दे रखे हैं, और कोई भी मान लो ये एरिया दे दिया आपको, यहाँ पे आपको पूछ लिया कि इस एरिया में सोइल हेल्थ कार्ड के दौरान नाइट्रोजन अपन कैसे पता लगाएंगे, इनकी सीमा का पता लगा के अपन ये ध्यान रख सकते हैं कि सोइल हेल्थ कार्ड में किस लेवल तक ये पोषक तत्व उपलब्ध है। मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन आपके, ठीक है, तो नाइट्रोजन मान लो इस क्षेत्र का आपको सोइल हेल्थ कार्ड पता लगाना है, सोइल हेल्थ कार्ड बनाना है। इस क्षेत्र, ये क्षेत्र आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन मान लो, नाइट्रोजन जब आप याद करते हो तो यहाँ पे आ गया मान लो 280 केजी प्रति हेक्टेयर। भाई सोइल हेल्थ कार्ड का मतलब क्या है कि जितने भी पैरामीटर है उनको ध्यान में रखकर कि उन पैरामीटर में किसकी कितनी लिमिट है उनको ध्यान में रखकर सोइल हेल्थ कार्ड प्रमाणित किया जाता है, जिसमें ये क्षेत्र है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा अपन को ज्ञात करनी है। तो नाइट्रोजन अपने पास आया मान लो 280 केजी प्रति हेक्टेयर, या फिर 280 से आप यहाँ पे लिख लो 260 केजी प्रति हेक्टेयर। ये अपने पास इस क्षेत्र का नाइट्रोजन का अनुपात आया है। ठीक है, 260 केजी प्रति हेक्टेयर। तो अपन क्या पता लगाएंगे यहाँ पे कि 260 केजी प्रति हेक्टेयर अपने पास नाइट्रोजन है इस क्षेत्र का। तो मतलब देखो 280 केजी से कम मात्रा में आवश्यकता हो, कम मात्रा हो तो वो कौन सा लेवल हो जाएगा, कम स्तर हो जाएगा। मतलब उस मृदा में नाइट्रोजन की कमी पाई जा रही है, ध्यान रखना। और यहीं पे इसी क्षेत्र की मृदा में आपको नाइट्रोजन 580 केजी देखने को मिलता। तो आप क्या बोलते हैं कि नाइट्रोजन की प्रचुर मात्रा है यहाँ पे, क्योंकि अपन अधिक स्तर में क्या पढ़ रहे हैं कि 260 560 से अधिक मात्रा में अधिक मात्रा हो तो वो कौन सा हो जाएगा, इसका नाइट्रोजन का अधिक स्तर हो जाएगा। ठीक है, तो सोइल हेल्थ कार्ड में अपनी ध्यान रखना 12 पैरामीटर है, 12 पैरामीटर में आपको करवा चुकी हूँ, जिनमें आपको कुछ एक की लिमिट ध्यान रखनी है। तो नाइट्रोजन 280 केजी प्रति हेक्टेयर हो तो वो कम स्तर हो जाएगा, और 280 से 560 और मध्यम, 560 से अधिक हो तो वो अधिक हो जाएगा। और फास्फोरस, इसकी मात्रा भी देख लो, पोटेशियम ये भी हो गया आपके, ऑर्गेनिक कार्बन परसेंट में दिया हुआ आपके। तो इससे अपन लेवल का पता लगा सकते हैं कि ये अपने क्षेत्र दिया हुआ है, यहाँ पे अगर नाइट्रोजन इतना आया, मान लो कोई भी 290 केजी आया, तो अपने नाइट्रोजन की स्थिति होगी, नाइट्रोजन की मृदा में स्थिति होगी। तो अपन ने पढ़ा है कि 280 से कम हो तो वो कम स्तर हो जाएगा, और 280 से 560 हो तो 560 मध्यम वाला हो गया कि नहीं। तो 560 ये मध्यम वाला हो गया तो नाइट्रोजन की स्थिति कैसी हो जाएगी, मध्यम। ठीक है,
इसी के साथ अपने सॉइल हेल्थ कार्ड भी कंप्लीट होता है। अब अपने लास्ट टॉपिक बच रहा है एक, वो ये है पोषक तत्व। पोषक तत्व और ज्ञात करने की विधियां। पोषक तत्व और ज्ञात करने की विधियां, ठीक है। पोषक तत्व और ज्ञात करने की विधियां मतलब नाइट्रोजन अगर अपने पास मृदा में है तो उसको किस विधि से अपन ज्ञात करेंगे, तो उसके बारे में, ठीक है। तो पोषक तत्व अपनी नाइट्रोजन है, तो इसकी बात करें कि उपलब्ध नाइट्रोजन और कुल नाइट्रोजन, इनको ज्ञात करने की अलग अलग विधियां। ध्यान रखना, इनमें से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें से आपके जो 2000 लास्ट ईयर पेपर हुआ था 2024 में, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। ध्यान रखना, ज्ञात करने की विधियों में तो नाइट्रोजन का उपलब्ध रूप अपन मृदा में ज्ञात करेंगे, तो उसकी विधि क्या होगी, जेल डोल विधि। अभी आप विधियों का नाम ध्यान रखो, बस इन विधियों में होगा क्या वो आगे आप बीएससी की डिग्री करोगे उसमें विस्तार से पढ़ोगे, ठीक है। तो कुल नाइट्रोजन, उपलब्ध नाइट्रोजन ज्ञात करने की विधि कौन सी है, जेल डोल विधि। कुल नाइट्रोजन ज्ञात करने की विधि पोटेशियम परमैंगनेट विधि। पोटेशियम परमैंगनेट विधि, ठीक है। ये आपके नाइट्रोजन का हो गया। दूसरा अपन बात करें फॉस्फोरस। ध्यान रखना, केवल फॉस्फोरस की बात आ जाए तो अपने पास हो जाएगा, केवल फॉस्फोरस की बात आए तो वो विधि कौन सी हो जाएगी, क्लोरीमीटर। और यही अपन को बोल दें कि अम्लीय मृदाओं में फास्फोरस ज्ञात करने की विधि, तो अम्लीय मृदाओं में फास्फोरस ज्ञात करने की विधि कौन सी है, ब्रेन नंबर 1 विधि, ठीक है। और वही क्षारीय और उदासीन मृदाओं में, क्षारीय और उदासीन मृदाओं की बात आ जाए तो वो अपनी हो जाएगा ओलसेन विधि। इनको कुछ भी नहीं करना, अभी सीधा सीधा रट लेना है इनको। ध्यान रखना, नाइट्रोजन का उपलब्ध रूप, अगर नाइट्रोजन का उपलब्ध रूप मृदा में अपन को देखना हो तो जेल डोल विधि से देखेंगे, और कुल नाइट्रोजन देखेंगे तो वो पोटेशियम परमैंगनेट विधि से, साथ ही साथ केवल फास्फोरस आ जाए तो वो क्लोरीमीटर से होगा। और अम्लीय मृदाओं में ब्रेन नंबर 1 फास्फोरस, क्षारीय और उदासीन मृदाओं में पूछे तो ओलसेन विधि। आगे अपन बात करते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस अपने हो गया, लिखते जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रही हूँ पिछली बार क्वेश्चन पूछा हुआ इसमें से। नाइट्रोजन और फास्फोरस अपने पास हो गया। आगे बात करते हैं अपन, एक तो सोडियम और एक पोटास। सोडियम और पोटास, इनको ज्ञात करने की कौन सी विधि है, फ्लेम फोटोमीटर विधि मान लो या फिर यंत्र है, एक ही बात है आपके। मतलब अगर विधि ज्ञात करने की विधि मतलब अपन किसी यंत्र से ज्ञात कर रहे हैं तो भी एक ही बात है, और कोई विधि पूरी प्रोसेस है तो वो भी एक ही बात है, ठीक है। तो सोडियम और पोटेशियम को ज्ञात करने के लिए फ्लेम फोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। ये आपके 2024 डेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2024 डेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सोडियम और पोटेशियम फ्लेम फोटोमीटर, ठीक है। आगे अपन बात करें, जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनको मृदा में ज्ञात करने की विधि या यंत्र स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ये यंत्र है, ध्यान रखना, विधिया या यंत्र है। तो ये फ्लेम फोटोमीटर सोडियम और पोटेशियम ज्ञात करने के लिए है, सूक्ष्म पोषक तत्व ज्ञात करने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। पांचवा अपन बात करें
ऑर्गेनिक कार्बन। ऑर्गेनिक कार्बन मैंने अभी अभी बताया था पैरामीटर में शामिल, सॉइल हेल्थ कार्ड में पैरामीटर में शामिल है आपके ऑर्गेनिक कार्बन की मृदा में कितना ऑर्गेनिक कार्बन है। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने की अपने पास विधि कौन सी है? ब्लेक और वाक विधि। ब्लेक व वाक विधि या बोले तो मॉर्गन विधि। ब्लेक और वाक विधि और बोले तो मॉर्गन विधि। ठीक है, ऑर्गेनिक कार्बन ज्ञात करने की मृदा में कौन सी विधि है? ब्लेक और वाक विधि या मॉर्गन विधि। ठीक है, आगे बात करें सल्फर। सल्फर ज्ञात करने की विधि है टर्ब्यूमेट्रिक विधि। टर्ब्यूमेट्रिक विधि। ठीक है, टर्ब्यूमेट्रिक विधि, विधियों को ध्यान रख लेना। यहाँ पे 2024 डेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इनको ध्यान से पढ़ के रखना। बस सूक्ष्म पोषक तत्व ज्ञात करने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, सोडियम और पोटेशियम ज्ञात करने के लिए फ्लेम फोटोमीटर, ऑर्गेनिक कार्बन ब्लेक और वाक विधि या मॉर्गन विधि, और सल्फर ज्ञात करने के लिए टर्ब्यूमेट्रिक विधि। ठीक है।